अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आज तक केसरिया बौद्ध स्तूप का किसी तरह से कोनो विकास नहीं हुआ। नहीं तो अगर वैसा बात है तो हम अपने वाइफ को इस्तीफा दिलवा देते हैं। 2020 से पहले राजनीतिक से हमको कोनो लेना देना नहीं था ना। लेकिन विनोद जीतेंगे तो दूसरी तरह से सेवा करेंगे। केसरिया से भ्रष्टाचार हटाने का काम करेंगे। गारवा नईखन देखत मड़ई के बा ये हीरो बन के घूमता कमीशन काहे बनाएगा महाराज। तो यहाँ जाते हैं तो पैसा लेकर के न गाते हैं भाई। तीनों प्रखंड में एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा देने जा रहा हूँ। लेकिन जो प्रेजेंट विधायक हैं वो भी हमारी इतना मेहनत नहीं करती हैं। कहा जाता है कि नेताओं के व्हाइट पोशाक में बहुत दाग होते हैं। ये तो होता है भाई। यही तो बिहार का राजनीतिक है कि लोग जाति और पार्टी पे वोट दे देते हैं। अब वर्तमान में जो विधायिका हैं शालिनी मिश्रा जी, उनके नज़रों में आपके विधानसभा कितना आगे गया या पीछे गया? लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं है। हाँ, इसका मुद्दा होना चाहिए। हाँ, तो डिग्री कॉलेज बनवाना 11 संकल्प है मेरा। अच्छा, इस केसरिया विधानसभा के लिए। नमस्कार। बिहार विधानसभा को लेकर केसरिया विधानसभा की जो सरगर्मी है वो बढ़ सा गई है। ये देखा गया है कि केसरिया विधानसभा पे जब पूर्व में कांग्रेस की जो ये खाते में सीट थी 1952 में लेकर 1957 तक, उसके बाद से देखा गया है कई उलटफार यहाँ पे हुआ है। सीपीआई के भी एमएलए रह चुके हैं, आरजेडी के भी एमएलए रह चुके हैं और यहाँ से कांग्रेस के भी एमएलए रह चुके हैं। हमारे बगल में जो है गीत के सुप्रसिद्ध गायकार विनोद बेदर्जी जी, 2025 के चुनाव में इनकी अपनी खास दावेदारी है और वीआईपी पार्टी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनसे इसी पर खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत दिल से नमस्कार है। आपके चैनल को देखने वाले हर श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और देखा गया है कि इसका आपके केसरिया विधानसभा का इतिहास, तो यहाँ से कभी कांग्रेस के विधायक रहे हैं, कभी सीपीआई के विधायक रहे हैं, कहीं आरजेडी के खाते में सीट रही है और फिलहाल अभी शालिनी मिश्रा जेडीयू से विधायक हैं। तो आप कैसे कयास लगा रहे हैं कि ये वीआईपी के खाते में सीट जाएगी? देखिए, यहाँ की जो लोगों का जो मूवमेंट है जी, यहाँ के जो समीकरण है, इससे पूर्ण रूप से ये सिद्ध होता है कि अब की बार यह वीआईपी के कोटे में जाना चाहिए। क्योंकि अभी जो लोकसभा का चुनाव जो हुआ था तो यहाँ से वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ी थी लोकसभा की, और 6 विधानसभा क्षेत्र आता है लोकसभा में जी। उसमें 2 ऐसे सीट हैं जहाँ पे समझ जाइए कि वीआईपी पार्टी अगर चुनाव लड़े तो 110% है कि जीत जाएगी। एक केसरिया और दूसरा मोतिहारी, और दोनों को लड़ने के लिए वीआईपी पार्टी एकदम से कमर कस चुकी है। आपके जो केसरिया विधानसभा है, चाहे संग्रामपुर की बात कर रहे हैं या केसरिया की बात कर लें, बाढ़ के समय इसकी जो स्थिति होती है वो जर्जर हो जाती है। सबसे प्राथमिकता हम यहाँ पे देंगे बाढ़ पे, क्योंकि यहाँ से जो लोग हैं वो बाढ़ में काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा हम बात आपको ले चलेंगे कि देश में नाम माना जाता है केसरिया बौद्ध स्तूप का, उस पर आज तक विकास का छींटा कह ले तो वो नहीं पड़ा हुआ है। और आज तक केसरिया के जो लोग हैं जिनके पास इतना बड़ा एक अनमोल रत्न कहा लिया जाए केसरिया बौद्ध स्तूप है, जिसमें देश विदेश के लोग टूरिस्ट आते हैं उसको देखने के लिए, और आज भी केसरिया के लोग विकास के मामले में 10 नंबर नहीं बल्कि 100 नंबर पीछे हैं। आखिर क्यों? देखिए, यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत इससे होती है कि जब से परसिमन चेंज हुआ उस टाइम से यहाँ पे 4 बार चुनाव हुआ। 3 बार यहाँ से बाहरी लोग आकर के चुनाव जीते। यहाँ के वर्तमान लोग नहीं जीते। एक बार डॉक्टर राजेश कुमार जी चुनाव जीते थे, लेकिन उनका भी लोग टिकट कटवाने का काम किया। आरजेडी से थे जी, आरजेडी से एक बार, आरजेडी का एक बार यहाँ से विधायक बने हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी। उसके पूर्व में और उसके बाद में एनडीए यहाँ से जीती है। तो वो लोग का काम है कि बस जीतें, चुनाव जीतें, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बस हल्ला करेंगे लोग। एक मेला रूपी महोत्सव वहाँ लगाते हैं लोग और पैसों का बंदरबाट किया जाता है। आज तक केसरिया बौद्ध स्तूप का किसी तरह से कोनो विकास नहीं हुआ। जब से हम लोग केसरिया आना जाना शुरू किए, जब 76 हो गए थे हम लोग जी, तब से हम देख रहे हैं कि केसरिया बौद्ध स्तूप की स्थिति, दशा और दिशा दोनों एक ही तरह है भाई। स्थिति बद से बदतर हो गई। वहाँ कोई विकास नहीं हुआ। वहाँ एगो कैफेटेरिया बनवा दिया गया है, उससे केसरिया बौद्ध स्तूप का कोनो विकास से कोनो नाता रिश्ता है नहीं है।
अभी एगो म्यूजियम बन रहा है 32 करोड़ के योजना है का दूँ। और बताइए कि म्यूजियम बनेगा तो उससे केसरिया बौद्ध स्तूप का क्या विकास होगा? कुछ होने वाला है क्या? कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ तो बौद्ध स्तूप के नाम पर उन लोग आते हैं, म्यूजियम और कैफेटेरिया के नाम पे तो आते नहीं हैं लोग। बिल्कुल। तो बौद्ध स्तूप को विकास से दूर इसलिए रखा गया है क्योंकि वो एक मुद्दा रहे हर हमेशा, और उस मुद्दे से ही चुनाव लड़ा जाए। बाढ़ की स्थिति को लेकर, और बाढ़ की स्थिति देखिए, बाढ़ की बात की है तो हमारे केसरिया विधानसभा में ढेकहा से लेकर के और यहाँ पुछरिया तक जो तराई क्षेत्र में लोग रहते हैं वो बाढ़ के समय में काफ़ी माने उन लोगों को दिक्कत होती है। आपके ये बाढ़ से ही याद आया कि आपके हमारे बगल के ही जैसे कि नदी के इस साइड केसरिया विधानसभा है और नदी के उस साइड बैकुंठपुर विधानसभा है। वहाँ के माननीय विधायक जो अभी हैं प्रेम शंकर यादव जी, उन्होंने बाढ़ से बचने के लिए और जिस तरह से उन्होंने बांध पे जो काम किया, उसका पक्कीकरण कराया, उस पे रोड बनवा दिया, आवागमन उतना बढ़िया हो गया, उससे भी बेहतर करने की हमारी सोच है। उन्होंने किया है वो बहुत बेहतर किया है। वो बताते भी हैं और वहाँ के लोग भी बताते हैं कि जब से वो विधायक बने तब से वहाँ बाढ़ तराई क्षेत्र में नहीं गया, बांध नहीं टूटा। जी आप कहते हैं हर एक अपने पॉडकास्ट या इंटरव्यू में कहते हैं कि हम जनता की विकास करने के लिए आए हैं जी। हमारी रोजी रोटी गायकी है, अपनी गायकी को पीछे छोड़ हम सबसे पहले जनता की सेवा करने आए जी। तो सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि धर्मपत्नी को आपने जिला परिषद बनाया जी। आप संगीत से जुझारू व्यक्ति हैं, संगीत के प्रेमी हैं, कलाकार हैं, तो आपके मन में क्या ख्याल आया कि आप सोचे कि चलिए विधायकी की लड़ते हैं? कहीं रात के समय में पत्नी तो नहीं बोलेगी कि हम जिला परिषद कहाएंगे और आप विधायक जी कहाइए? नहीं तो अगर वैसा बात है तो हम अपने वाइफ को इस्तीफा दिलवा देते हैं। ऐसी सोच के साथ हम राजनीतिक में नहीं आए हैं। क्योंकि पहले 2020 से पहले राजनीतिक से हमको कोनो लेना देना नहीं था ना। हम एगो गायक कलाकार थे, आज भी हैं, गायकी हमारी वजूद है, ये आजीवन रहेगी। हुनर होता है कभी वो ख़त्म नहीं होता है। गायकी हमारी वजूद है। हाँ, अब इस गायकी से जो हम अपना पैसा कमाते थे उस गायकी से हम लोगों का सेवा करेंगे। जब हमें केसरिया नेतृत्व करने का मौका मिल जाएगा तो हमारे क्षेत्र में 35 पंचायत आते हैं और 35 पंचायत में मुझे यही काम करना है कि चाहे गरीब हो या चाहे अमीर हो, सबके यहाँ जाना है। हम सीधा तौर पे कहते हैं कि कोई जीतेगा तो एक तरह से सेवा करेगा, लेकिन विनोद जीतेंगे तो दो तरह से सेवा करेंगे। एक तो सबसे पहले सरकारी योजनाओं को धरातल पे लाने का काम करेंगे, केसरिया से भ्रष्टाचार हटाने का काम करेंगे, और दूसरा नंबर में कि कलाकार हैं भाई, सबको कलाकारी से प्रेम होता है, सबको किसी न किसी को कभी न कभी जरूरत पड़ी जाती है। जाएंगे तो गुनगुना देंगे, 2 लाइन जाएंगे तो गुनगुना देंगे। जिनके दरवाजे पे जाएंगे, अगर आज जिला पार्षद होकर के जाते हैं तो गाते हैं तो लोगों का करेजा कितना फुलाता है कि हम जिसको वोट दिए, जिसको 1 वोट दे करके हम जिला पार्षद बनाए, वो मेरे दरवाजे पे आ करके, मेरे दरवाजे पे गाना गा करके मेरे मान प्रतिष्ठा को कितना बढ़ाया। उसके बाद में व्यक्तिगत रूप से कम लाखों रुपए का फायदा करवाया कि हम जब कार्यक्रम इनका बांधते तो लाखों रुपए इनको देना पड़ता, लेकिन आज ये आए तो इनको तो देना नहीं पड़ रहा है भाई। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे। अच्छा, जनता देखा जाता है कि जब भी कोई चुनाव लड़े, चाहे वो आम लोग लड़े, चाहे विधायक लड़े, या कोई भी व्यक्ति सम्मान जो लोग हैं जिनकी इच्छा है कि हम विधायकी के चुनाव लड़े या जनसेवा करें, तो आम लोगों का सबसे पहले नज़र ये रहता है कि विधायक जी के पास फॉर्चूनर है, विधायक जी के पास ये टाटा सफारी है, विधायक जी के पास ये है, तो कलाकार जो विनोद इनके पास भी कड़िया फॉर्चूनर है, वो दबंग वाला, उसके बाद घर भी है, पूरा चकमकाता घर है, द्वार है। लोग कहता है कि भाई ये तो जीतेंगे तो उसके ही मेंटेनेंस में सब लूट खोस कर देंगे। ऐसी कुछ लोग मानसिकता होती है आपकी विरोधियों की, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहने वाले का काम ही है कहना। अगर आप मड़ई के झोपड़ी के घर में रहिएगा ना, अजीट बूट में घूमिए तो लोग कहेंगे हैं घरवा नइखन देखत मड़ई के बा, ये हीरो बन के घूमता। ठीक। जब आपका घर बेहतर हो जाएगा तो वही लोग कहने वाले होंगे, बाप रे कहाँ से पैसा आवता रे जी बनता, बुझाता कि नहीं सब मारता का। सही बात। तो कहने वाले आपका बनवाएंगे नहीं, ठीक है। कहने वाले आपके घर का मेंटेन नहीं करेंगे। जो हाथी पोसता है ना तो उसका खर्च भी जानता है, उसके खिलाने पिलाने का व्यवस्था भी जानता है, तभी हाथी द्वार पे पोसता है। कमीशन बनाएगा क्या? कमीशन काहे बनाएगा महाराज? हमें माननीय विधायक जी को 2 लाख कुछ रुपए का महीना मिलता है, मिलता है ना जी।
उनको भत्ता, सरकारी भत्ता जो मिलता है 2 लाख कुछ रुपए का महीना मिलता है, तो उससे हमारा नहीं परिवार चलेगा, उससे भी तो हमारा परिवार चलेगा ना। विधायकी में बड़ा असर पेट हो जाता है। अब देखिए, पेट होता है तो उसके हिसाब से हम सेवा भी करेंगे, हम कमाइबो करेंगे ना। अरे हम कौन कलाकारिया छोड़ थोड़ी देंगे। केसरिया विधानसभा में फ्री में गाएंगे बगल में केसरिया से बाहर जब गाएंगे, मान लीजिए कि हम दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, गुवाहाटी आसाम चले जाते हैं, तो यहाँ जाते हैं तो पैसा लेकर के ना गाते हैं भाई। आज भी तो जिला पार्षद हैं, तो आज भी तो कहने वाले लोग कहते हैं कि घरवा बन गए जिला पार्षद जीतने से। सवाल भाई घरवा बन गया तो इसके पहले तो हम मड़ई में थे नहीं, उसके पहले भी तो पक्का के मकान में थे। आप कहता है लोग कि घरवा फॉर्चूनर खरीद लिया, तो इसके पहले तो हम पैदल चलते नहीं थे, इसके पहले भी तो स्कॉर्पियो से घूम रहे थे, तो हम उसी स्कॉर्पियो को बेच करके उसी पैसों को जमा करके हम खरीद लिए, फिर हम अपना EMI जमा करते हैं, कलाकारी करते हैं, उसी से पैसे कमाते हैं और उसका EMI भुगतान करते हैं। अच्छा, एक कड़वा सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, आप अपनी सीट पे VIP कोटे से मेहनत कर रहे हैं जी, कल के गठबंधन है, कल के सीट समझौता को लेकर VIP की एक सीट या नाम मिले, उसके बाद विनोद ब्रदर्जी जी का जो स्टैंड है वो कहाँ रहेगा? देखिए, यहाँ से अगर VIP पार्टी के कोटे में नहीं जाता है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। काहे लड़ेंगे भाई? महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार आएंगे उनका मदद करेंगे, जितवाएंगे यहाँ से। मन तो निराश होगा। देखिए, तो मेहनत करने वाला का मन तो निराश होता ही है ना। तो अब मान लीजिए कि हमारे कोटे में ही नहीं आया तो फिर हम निराश होकर के भी कुछ नहीं कर पाएंगे ना। निराशा तो होगी, क्योंकि यहाँ से दावेदारों की कमी नहीं है। मेला लगा है, दावेदारों की कमी नहीं है। यहाँ के जो प्रेजेंट विधायिका भी हैं वो भी हमारे इतना मेहनत नहीं करती हैं, और दावेदार जो लोग हैं वो लोग तो बहुत दूर दूर तक हैं, लेकिन जो प्रेजेंट विधायक हैं वो भी हमारे इतना मेहनत नहीं करती हैं। दिन में सुबह यहाँ से हम 7 बजे 8 बजे नहा धो करके निकलते हैं क्षेत्र में, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बज जाता है, कभी 3-4 बज जाता है। जब कभी पूजा पाठ का समय आ गया, मान लीजिए कि बीत गया समय, हमारा गणेश चतुर्दशी था, गणेश पूजा था, उसमें जगह जगह पर कार्यक्रम हो रहा था। उसके बाद में कृष्ण जन्माष्टमी था, वहाँ जगह जगह पे कार्यक्रम हो रहा था। एक दिन में 7 जगह 8 जगह कार्यक्रम जा करके गा देते हैं। 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा सब जगह जा करके सेवा कर देते हैं। तो उस स्थिति में हम पैसे तो लेते नहीं हैं, लेकिन लोगों का सेवा करते हैं, और वहाँ से हमको 12 बजे 1 बजे 2 बजे 4 बजे अगर समय मिलता है तो आकर के घर रहते हैं। तो हम दो तरह से हमको सेवा करना है ना। तो अभी हम जितना मेहनत करते हैं उसके हिसाब से नहीं आए तो निराशा तो होगी, लेकिन महागठबंधन के जो यहाँ से मान लीजिए कि RJD है, कांग्रेस है, उनके खाते में जाती है तो भाई हम उसका हिस्सा हैं, सहपाठी बन जाएंगे। हाँ, सहपाठी बनकर। अच्छा, आपकी नज़रों में जो वर्तमान में जो विधायिका हैं शालिनी मिश्रा जी, उनके नज़रों में आपके विधानसभा कितना आगे गया या पीछे गया? अब उनके नज़रों में, आपके नज़रों में, मेरे नज़रों में, हाँ आपके नज़रों में, अब मेरे नज़रों में तो चंद लोगों का, जो चिन्हित लोग हैं उन्हीं का विकास हुआ है, जो सहपाठी हैं, उनके करीबी हैं। हाँ, बाकी आम जनता का कोई उससे लाभ नहीं हुआ है। पिच रोड बनता है, इस साल बनेगा, अगले साल टूट कर ख़त्म। अब अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यहीं से बगले से, मेरे ही गांव से, तो जनता ही नहीं है सर, 10 वोट से उनको जिता दी। देखिए, यही तो बिहार का राजनीतिक है कि लोग जाति और पार्टी पे वोट दे देते हैं। जाति और पार्टी पे वोट दे देते हैं और अच्छे लोग को उससे वंचित कर देते हैं। हम जैसे लोगों को मौका मिलेगा तो हम लोग पहले प्राथमिकता देंगे कि बेहतर से बेहतर कितना काम हो। मान लीजिए कि 5 साल का सेशन होता है, 5 साल के लिए जनता मुझे मौका दी है, हम वैसे काम करें कि 5 साल अगर बीत जाए, मुझे ना मौका मिले, मान लीजिए कि सुरक्षित हो जाए या सीट आरक्षित कोटा हो जाए, लेकिन फिर भी 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में अगर कहीं निकले घूमने जाएं तो मेरे साथ साथ लोग भी कहे कि इनका बनवाया हुआ है, चाहे हम भी कहें कि हमारा बनवाया हुआ है, तो बेहतर किए रहेंगे तब ना। अगर बेहतर नहीं किए करेंगे तो नहीं हो सकता है। तो हमारी सोच हमेशा बेहतर करने की है। सर, करेंगे। कहा जाता है कि नेताओं के वाइट पोशाक में बहुत दाग होते हैं। ये तो होता है भाई, आप भी वाइट पहने हैं। तो वाइट तो मान लीजिए कि नेता का पोशाक ज़्यादा होता है इसलिए हम पहने हैं। अंदर से हम तो हमारा रंग देख रहे हैं ना, सांवले हैं हम, यहीं रहेंगे। अच्छा,
पार्टी के अपने अलग अलग योजनाएं चल रही हैं जी। आपका भी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं मुकेश सहनी जी, उनकी आरक्षण को लेकर प्राथमिकता सबसे पहले है एकदम। दूसरे नंबर आपके सहपाठी तेजस्वी यादव पार्टी के हैं, उनके तरफ से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाए जा रहे हैं जी। लेकिन विनोद बेदर्जी जी का अपनी पर्सनल, इनके क्या आपके भी मन में होंगे कि हम विधायक अगर बनेंगे तो अपने गांव के महिलाओं के लिए, अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए एक ऐसा रोड बनाएंगे कि कल के वो ना कहे कि हम पार्टी पे नहीं, हम विनोद जी आपको वोट दिए थे, पार्टी का योजना नहीं हो रहा है तो आप मुझे उसका लाभ पहुंचाइए। तो आपके मन में इसको लेकर क्या कुछ रोड मैप है, क्या इसके लिए आपका स्टैंड वगैरह रहेगा, कुछ है आपके मन में सर? देखिए, आपने जो यह क्वेश्चन किया है ना, हम इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद आपको भी सर। कि हमारे पार्टी का जो भी एजेंडा है जी, उन्होंने पूरे बिहार के लिए रखा है। हमारे महागठबंधन का जो एजेंडा है, हाँ, चुनावी बिहार, हाँ, पूरे बिहार के लिए है, चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दे हैं। मेरा व्यक्तिगत क्या है? क्या है? मेरा व्यक्तिगत 11 संकल्प है मेरा। अच्छा। इस केसरिया विधानसभा के लिए कि अगर मुझे केसरिया नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो इन 11 संकल्पों से ही हम सुधार देंगे केसरिया का भविष्य। और वो संकल्प में सर्वप्रथम है कि मैं केसरिया विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं, मैं केसरिया विधानसभा में तीनों प्रखंड में एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा देने जा रहा हूँ। जैसे ही मुझे यह जिम्मेवारी मिलेगी उसके 10 दिन के अंदर अंदर ही ये मेरे तरफ से, मेरा व्यक्तिगत कोटे से रहेगा, हाँ। माने मैं अपने व्यक्तिगत ये करना चाहता हूँ, एम्बुलेंस देना चाहता हूँ ताकि गरीबों को जब पटना और दिल्ली जाने की बात होती है ना तो सबसे पहले वो कहाँ खिचक जाता है कि जाने आने की व्यवस्था नहीं है भाई, एम्बुलेंस नहीं है, यहाँ से गाड़ी भाड़ा करेंगे तो 5,000 रुपये लगेंगे, तो चलो मोतिहारी ही दिखा लेते हैं, कोटवा ही दिखा लेते हैं, चाहे अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर के पास में दिखा लेते हैं। तो वहाँ जब जाते हैं लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कैंची लेखा जेब कतरा जाता है, तो काफ़ी समस्या होते हैं। इसको देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि तीनों प्रखंड के लिए एक एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क देंगे। चलिए, जो कि हमें नेतृत्व करने का जैसे ही मौका मिलेगा तीनों प्रखंड के लिए अलग अलग समर्पित दे दिया जाएगा, लोगों के लिए समर्पित। हाँ, 10 दिन के बाद में दे दिया जाएगा भाई, तीनों कार्यालय पे लगा दिया जाएगा भाई, आपको जिनको जरूरत है वहाँ आप ले जा सकते हैं। दूसरा काम यह है कि केसरिया विधानसभा में 10+2 की स्कूलें बहुत हैं, हाँ, लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं है। हाँ, इसका मुद्दा होना चाहिए। हाँ, तो डिग्री कॉलेज बनवाना है, क्योंकि देखिए जो बड़े लोग हैं वो तो दिल्ली, बॉम्बे, कोटा कहाँ रह करके पढ़ाई कर लेते हैं। किसान का बेटा कहाँ जाएगा? किसान का बेटा कहाँ जाएगा? और ठीक है, किसान का बेटा तो चला जाएगा, लेकिन बेटी कैसे जाएगी? यहाँ काफ़ी उनके सामने समस्याएं होती है कि बेटी है तो दिल्ली रहेगी, पटना रहेगी, मोतिहारी जाएगी, ये करेगी, वो करेगी, बिगड़ जाएगी। घर की बेटी घर में पड़ेगी। हाँ, तो क्या बहुत सारा ही होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारा यह रहेगा कि सबसे बड़ा प्रखंड इसमें केसरिया प्रखंड और संग्रामपुर प्रखंड आता है। कल्याणपुर प्रखंड का 6 पंचायत आता है इसमें। हाँ, इसमें आता है। लेकिन हमारी पूर्ण प्रयास रहेगी कि तीनों प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनवाया जाए। तीसरा काम मेरा एक है कि वो काफ़ी मैंने समझ जाइए कि चैलेंजिंग है, हाँ, कठिन है, लेकिन कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं छोड़ेंगे हो सकता नहीं। बहुत बड़ा काम है, लेकिन हम इसको करने का संकल्प ले लिए हैं। और वो है केसरिया विधानसभा को मड़ई मुक्त बनाना। ये सबसे बड़ा कठिन है। बड़ी बात कर रहे हैं, आने वाले समय में सवाल आप पे उठेंगे अगर लेकिन नहीं होने वाला नहीं है, होने वाला है। अगर 12th फेल IPS बन सकता है, 12th फेल करके IPS बन सकता है। हाँ, वो अपने आप को स्ट्रगल करके IPS बन सकता है। तो यहाँ तो सिर्फ मड़ई मुक्त करना है भाई, मड़ई मुक्त करके दिखाएंगे। और ये मेरा संकल्प है। ये तीसरा नंबर पॉइंट ही है कि हमको केसरिया को मड़ई मुक्त बनाना है। चलिए, और उसके लिए हमने बहुत सारे सोच रखा है। चौथा काम है कि हमारे केसरिया विधानसभा में, केसरिया में दुनिया के सबसे ऊंची बौद्ध स्तूप है, लेकिन उसको विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप नहीं किया गया है, उससे वंचित रखा गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं बहुत ही कम समय में उसको डेवलप करने का काम करूंगा।
और उसे स्वर्ग बना दूंगा। हाँ। क्योंकि मुझे पता है कि उसमें क्या करना है जिससे बौद्ध स्तूप एक तरह से लगे, लोग आए तो पर्यटक स्थल के रूप में देखे उसको। पांचवा काम मेरा यह रहेगा कि केसरिया विधानसभा में 35 पंचायत आते हैं। एक तो नगर पंचायत हैं, हाँ। बाकी 34 ग्राम पंचायत हैं। जहाँ जहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है तो है ही, जहाँ नहीं है उसे तुरंत प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष में बनवा करके उसमें डॉक्टरों की नियुक्ति कराना, वो भी 35 पंचायत में 7 डे डॉक्टरों की नियुक्ति कराना। ऐसे ऐसे करके आपकी 11 योजनाएं हैं। ऐसे ऐसे करके उसके बाद में एक और कठिन काम है। हाँ। केसरिया विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं। हाँ। 4 थाने हैं। हाँ। 2 ओपी थाने हैं। हाँ। इन सभी को दलाल मुक्त बनाना। हाँ। ये तो बहुत बड़ी कठिन है। हाँ। लेकिन हम सबसे लड़ेंगे और दलाल मुक्त बनाएंगे। हाँ। भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। सब मिलके कहीं लगेंगे आपके विरोधी को फंडिंग। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं करे, लेकिन 5 साल तो हमको हटा नहीं सकते हैं ना। कितना फंडिंग करें। अभी फंडिंग करने लगेगा कि ना विनोद जीवा के कहीं टिकट ना मिलेगी चाहिए ना, तो हमनी के रोजी रोटी पर लात मार दी। तो करना है तो करे। कितना आदमी होगा वैसा? कितना आदमी होगा? नहीं, हमको डर नहीं है ना। हमको आम जनों के लिए काम करना है। हमें उन लोगों के लिए नहीं करना है जो व्यक्ति विशेष हैं। हमको आम जनों के लिए काम करना है। कलाकारी क्षेत्र में और पॉलिटिक्स में आप क्या अंतर देख रहे हैं? मेरे हिसाब से दोनों का काम एक ही है। दोनों में आपकी लोकप्रियता है, पब्लिसिटी है, तो आप कर सकते हैं। दोनों ईमानदारी का काम है। अगर करें तो कलाकारी आप ईमानदारी से कीजिएगा तो सक्सेस है। जहाँ बेईमानी हुआ, मैंने बेईमानी मतलब उल्टा सीधा काम शुरू कर दिए, दारू पीना शुरू कर दिए, लड़कीबाजी शुरू कर दिए, आपका वहाँ से आप आउट हो सकते हैं। उसी तरह राजनीतिक में है, आप लोगों को ठगना शुरू कर दीजिए, लोगों का विकास नहीं कीजिए, लोगों का सुनिए नहीं, लोगों के बीच में रहिए नहीं, तो वहाँ से भी आप आउट हो सकते हैं। दोनों में जनता ही बनाती है और जनता ही गिरा देती है। तो हमारी सोच यह है कि दोनों का काम एक ही है, लेकिन उसका करने का अलग अलग तरीका है। विधानसभा के चुनाव लेकर आपकी दावेदारी प्रमुखता रूप से है भी, और आपने अपने विकास पे अपना जो रोड मैप है उसको भी आपने बता दिया। आपने जितने भी प्रमुख कामें हैं उसको भी आपने गिना दिया। विनोद बेदर्दी जी लगातार पंचायत में घूम घूम पर अपने पार्टी के विचारधारा को बता रहे हैं और अपनी भी जो उनकी विचारधारा है उसको लेकर बता रहे हैं।